नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप है मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें विविध में के जो 6 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई देखिए दोस्तों, इसमें चौड़ाई पहले दिया है और लंबाई बाद में दिया है, इसलिए इसका हो जाएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों धर्म चक्र का रंग होता है गहरा नीला। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग गहरा नीला है, जिसमें 24 तिलियां होती है। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ मृगी हित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो दोस्तों तिली होती है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो दोस्तों बनाया था पिंगली वेंकैया ने। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए, बीच में एक चक्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम, तो दोस्तों नेशनल एंथम है जन गण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हो जाएंगे आपको रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो दोस्तों ये गाया था 1911 में कोलकाता में। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अब दोनों भाषाओं में यानी बंगाली और हिंदी अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों वो लगता है 52 सेकेंड। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित एवं संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 23 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भगवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1982 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है 65 सेकेंड। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उसके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था।
इस गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। चलिए इसको भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कांतलपाड़ा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों यह है आनंद मठ से संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? तो दोस्तों वो होती है राष्ट्रीय गीत से। चलिए इसको भी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है शीर्ष भाग। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ शीर्ष मार्ग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप लिया गया है। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दोस्तों वो है हिरण। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप से 4 शेर है जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे, जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सार और सिंह जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 3। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया। मूल रूप में 4 शेर है जिसमें दिखाई 3 देते हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो दोस्तों वो सिंह हैं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों वो है शक संवत। चीनी एवं भारतीय इतिहास में शक संवत के प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन है। यहाँ बीते 22 मार्च से शक संवत 1927 आरंभ हो गया है। यह संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। 1957 में भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो दोस्तों प्रथम मास होता है चैत्र। यह चलिए इसको भी विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। भारत में यह भारत का राज्यपात्र आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में भारत प्रथम माह होता है। चलिए हम लोग महीना का नाम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में होता है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। चलिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो दोस्तों अंतिम मास होता है वो होता है फागुन। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला नंबर में होता है चैत, दूसरा नंबर बैसाख, तीसरा नंबर ज्येष्ठ, चौथा नंबर में आषाढ़, पाँचवा नंबर में सावन, छठा नंबर में भादो, सातवां नंबर में आश्विन, आठवां नंबर में कार्तिक, नौवां नंबर में होता है अगहन, 10वां नंबर पूष और 11 नंबर में होता है माघ और 12वां महीना होता है फागुन। तो इसी तरह पहला महीना हो जाता है चैत्र
और अंतिम महीना हो जाता है फागुन। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो दोस्तों वो है बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो दोस्तों बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड्स कौन है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, वो है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय वन संरक्षण प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2016 में। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का पेड़ है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। मैं दोस्तों फिर से याद दिला दूं, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। लूसेंट में किताब में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।